सेगमेंट रजिस्टर। हमने यहाँ पहले पढ़ लिया था, पहले रजिस्टर्स हमने पढ़ लिए थे, सेगमेंट रजिस्टर्स रह गए थे, यहाँ पढ़ लेते हैं। A typical program has three segments। देखो आपने लिखा होगा, लैब में भी आपने किया होगा, तीन तरह के सेगमेंट्स होते हैं, कोड, डेटा और स्टेट। आपने लिखा होगा जब प्रोग्राम आप कर रहे थे, डॉट कोड, ये डॉट कोड डॉट डेटा। डॉट डेटा के अंदर आप सारे वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हो जो प्रोग्राम में यूज करने हैं। ठीक है, तो डॉट डेटा, डॉट कोड, डॉट स्टैक। डॉट स्टैक अभी आपने यूज नहीं किया होगा, लेकिन ये दो तो आप यूज कर रहे होंगे, डॉट डेटा और डॉट कोड, ये दो तो आप यूज कर रहे होंगे। अच्छा, लिखा हुआ है पीपीटी शेयर करेंगे। पीपीटी मैंने पहले ही शेयर कर दिया ना, सारी पीपीटीज जो है वो एलएमएस पे रखी हैं। इस लेक्चर की, हमारे लेक्चर की सारी पावर पॉइंट की स्लाइड, सब सारी मटेरियल बुक वगैरह सब मैंने एलएमएस पे कोर्स शुरू होने से पहले ही रख दिया था, तो वहां पर आपको सारी मिलेगी। ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, लेक्चर 2 चल रहा है, वहां पर आप जाके देखिएगा चैप्टर 2 को, पीपीटी आपको वहां मिल जाएगी। अच्छा, थ्री सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर तीन तरह के, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह के तीन सेगमेंट्स होते हैं। कोड सेगमेंट्स कंटेन द 16 बिट कोड सेगमेंट एड्रेस। डेटा सेगमेंट ये सारे 16 बिट के हैं। ठीक है, ये रजिस्टर जो है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, इनसे इनसे जो है ना सारे सेगमेंट्स अलग अलग रहते हैं। तो अगर ये सेगमेंट रजिस्टर ना हो तो जाहिर है फिर डॉट डेटा का सेगमेंट जो है वो डॉट कोड से अलग नहीं रह सकता। तो ये सेगमेंट रजिस्टर है, और इनका काम ही यही है कि ये जो है वो चीजों को अलग अलग रखते हैं, और सारे सेगमेंट्स को अलग अलग रखते हैं। डॉट डेटा सेगमेंट जो है डॉट कोड पे नहीं जा सकता, डॉट कोड सेगमेंट डॉट डेटा पे नहीं जा सकता। तो ये अलग अलग जो है चीजों को सेपरेट करके रखते हैं। डॉट स्टैक सेगमेंट जो है उसका काम भी होता है, आगे मैं आपको दिखा दूं तीनों के काम। ES, FS एंड GS कैन पॉइंट द अल्टरनेट डेटा सेगमेंट। ये भी अलग सेगमेंट्स हैं, ये ग्लोबल सेगमेंट और एक्सटेंडेड सेगमेंट, ये अलग सेगमेंट है, स्पेशल सेगमेंट्स हैं। तो ये डिफॉल्ट सेगमेंट्स होते हैं, ये हम इनको यूज नहीं कर रहे होते हैं, इनकी भी सेटिंग होती है वैसे। तो डेटा सेगमेंट को सपोर्ट करती है सारे के, ES, FS और GS। तो बहरहाल तीन हमारे जो मेन सेगमेंट है वो यही है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। अच्छा, रियल मोड के बारे में आपने हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। रियल मोड के अंदर जो है वो नॉन लीनियर एड्रेस होता है। नॉन लीनियर एड्रेस का मतलब ये है कि नॉन लीनियर एड्रेस का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है जाहिर है, मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो 16 बिट के ऊपर काम करता है, लेकिन रियल मोड जो है वो माइक्रो 20 बिट को कैसे 16 बिट के अंदर रिकमेंडेड किया था, और वो मैंने आपको दिखाया था कि वो नॉन लीनियर एड्रेस पे। फिर उसके बाद जो है वो लीनियर एड्रेस कैसे बनाया था एडिशन करने के बाद, वो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल के साथ किया था। प्रोटेक्टेड मोड, अब ये जो है ना, अभी जो आप काम कर रहे हो ना मैसम वगैरह पे, या अभी हम जो भी यूज कर रहे हैं विंडोज वगैरह, वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड मोड पे काम करते हैं। वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड मोड पे काम करते हैं। प्रोटेक्टेड मोड जो है वो बहुत ये सारे विंडोज वगैरह लिनक्स सब जो है प्रोटेक्टेड मोड पे काम करते हैं। और प्रोटेक्टेड मोड में मैंने आपको बताया था कि हर प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है कि हर प्रोग्राम का अपना सेगमेंट होता है। ठीक है ना, हर प्रोग्राम अपने सेगमेंट के अंदर रहता है, अपने सेगमेंट से बाहर नहीं निकल सकता। उसका फायदा ये होता है कि कोई प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है सब अपने अपने सेगमेंट में रहकर ही जो है वो काम करेंगे। तो हर एक के लिए सेगमेंट मखसूस होता है प्रोटेक्टेड मोड के अंदर। तो प्रोटेक्टेड मोड के अंदर जो है
हम यूज कर रहे हैं वो 32 बिट प्रोटेक्टेड मोड यूज कर रहे हैं, 32 बिट का। ठीक है ना, ये हेक्सा के ये स्टार्टिंग एड्रेस बताया है कि प्रोटेक्टेड मोड 0 से स्टार्ट होता है, उसका एड्रेस यहाँ तक जाता है। एफ देखो, ये एफ का आपको पता है कि ये हेक्साडेसिमल है। एक एफ जो है 4 बिट पे मुश्तमिल होता है, तो ये 16 बिट हो गए। ठीक है, ये 16 ये बिट हो गए, 4 एफ, और ये 4 एफ 16 बिट ही हो गए, तो 32 बिट हो गया। सारे बिट्स वन है, यहाँ 32 की 32 बिट्स वन है। तो ये मैक्सिमम रेंज है एड्रेस की। सबसे मिनिमम रेंज 0 है, 0 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम रेंज ये रही। तो 32 बिट के ऊपर मुश्तमिल होता है प्रोटेक्टेड मोड। तो माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर मैसम यूजेस द माइक्रोसॉफ्ट फ्लैट मेमोरी मॉडल। तो मैसम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का फ्लैट मेमोरी मॉडल यूज करता है। The flat model is easy to use because it requires only a single 32-bit integer to hold the address of an instruction or variable. ठीक है, तो फ्लैट मॉडल जो है वो इसको इस्तेमाल करना जो है वो आसान है, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आप कॉलर लगाओ एड्रेस के अंदर, बल्कि एक फ्लैट फ्लैट मॉडल इसलिए कहा गया है कि एड्रेस जो है वो सीधा सीधा लिखा होता है, इसमें ये नहीं होता कि सेगमेंट अलग है, ऑफसेट अलग है। इसमें ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरा एक ही एड्रेस यहाँ इसके अंदर जो है लिखा हुआ होता है। इसको कहते हैं फ्लैट मॉडल, कि 32 की 32 बिट्स जो है वो एक साथ होती है, इसके अंदर सेगमेंट और ऑफसेट अलग अलग नहीं होते। मतलब ये बता सवाल है, रिपीट करते, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर जो है ना, मैसम प्रोग्राम जो होते हैं, मैं आपने यूज किया होगा मैसम, आपके आप जो हमारा जो माइक्रो असेंबलर है जो कि विजुअल स्टूडियो में मौजूद है, इसके लिए आपने प्रैक्टिकली करा भी होगा इसको असेंबल। उसके अंदर जो माइक्रो असेंबलर मौजूद है उसका नाम है मैसम, माइक्रो असेंबलर। ठीक है, तो माइक्रो असेंबलर जो है, जो असेंबली का प्रोग्राम असेंबल करता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो उसका जो मॉडल है वो भी फ्लैट मेमोरी मॉडल है। यानी कि उसके अंदर 32 बिट्स, उसके अंदर भी जो है वो पूरी उस मॉडल में पूरी 32 बिट्स है। फ्लैट मेमोरी मॉडल का मतलब ही यही है कि उसमें सेगमेंट और ऑफसेट अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही एड्रेस होता है, उसी के अंदर जो है वो सब चीजें होती है। सेगमेंट और ऑफसेट उसके अंदर अलग अलग नहीं होते, इसको कहते हैं फ्लैट मेमोरी मॉडल। द फ्लैट, ठीक है, तो इसका फ्लैट मेमोरी मॉडल जो है वो आसान भी है, जाहिर है, क्योंकि सेगमेंट ऑफसेट अलग अलग नहीं है, तो उसको यूज करना आसान भी है। सिर्फ आपको 32 बिट चाहिए, और 32 बिट इंटीजर के अंदर सारी वैल्यूज होंगी जहां पर आपका एड्रेस रखा हो, जहां पर आपकी रैम के अंदर कोई चीज रखी हुई है, वो 32 बिट के अंदर आपको मिल जाएगा। The CPU performs address calculation and translation in the background, all of which are transparent to application programmers. तो सीपीयू क्या करता है, वो एड्रेस की कैलकुलेशन करता है और ट्रांसलेशन करता है बैकग्राउंड में। यानी कि जो 32 बिट का एड्रेस है, जाहिर है उसके अंदर जो है वो उस एड्रेस के ऊपर कोई चीज रखी हुई होगी, तो उस एड्रेस को ट्रांसलेट करना बिट्स के अंदर, एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है, तो हेक्साडेसिमल एड्रेस को बिट्स के अंदर ट्रांसलेशन करना, ये एड्रेस कैलकुलेशन करना, ये सारा का सारा काम जो है वो प्रोसेसर का होता है। तो प्रोटेक्टेड मोड के बारे में हम देखें तो प्रोटेक्टेड मोड जो है उसके अंदर सेगमेंट रजिस्टर्स, ये सारे हमने देखे, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ये हैं सारे। और ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर टेबल के जरिए से जो है वो सारे आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होता है कि हर प्रोग्राम अपने अपने सेगमेंट में रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था प्रोटेक्टेड मोड में हर प्रोग्राम अपने अपने सेगमेंट में रहता है, तो हर प्रोग्राम अपने अपने सेगमेंट में रह के काम करेगा। और हर सेगमेंट का पता कैसे चलेगा, तो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर टेबल के जरिए, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर हर प्रोग्राम का सेगमेंट डिफाइन होगा कि कौन सा प्रोग्राम कौन से सेगमेंट के अंदर रह के काम करेगा। यहाँ पर यही बताया कि कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट के बारे में बताया कि ये डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर जो है वो इन सब की एंट्री होगी।
और इसके जरिए से जो है सेगमेंट डिफाइन किए जाएंगे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ सेगमेंट डिफाइन जो है इसमें कैसे किए जाते हैं। अच्छा जी, फ्लैट सेगमेंट मॉडल के बारे में देख लेते हैं। In the flat segmentation model, all segments are mapped to the entire 32-bit physical address। ठीक है, तो पूरा मॉडल जो है वो 32 बिट का फिजिकल एड्रेस के ऊपर जो है वो मैप हो जाता है। और 32 बिट का एड्रेस जो है वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो फ्लैट मॉडल इसी को कहते हैं कि पूरा एड्रेस जो है वो 32 बिट पे मुश्तमिल होता है। एटलीस्ट टू सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वन फॉर कोड एंड वन फॉर डेटा। ये दो सेगमेंट्स तो हर प्रोग्राम में होंगे, एक कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट, जैसे आप लिखते भी थे असेंबली में, एक कोड सेगमेंट होता था और एक डेटा सेगमेंट होता था। तो ये दो सेगमेंट तो एटलीस्ट जो है वो आपके हर प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, each segment is defined by a segment descriptor, a 64-bit integer stored in a table known as global descriptor table। ठीक है, तो हर सेगमेंट की एंट्री जो है वो 64 बिट इंटीजर के अंदर होगी और उस टेबल को ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल कहेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर फिगर दी हुई है, उस फिगर के अंदर जो है आपको डिस्क्रिप्टर टेबल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के सारे फ्लैट सेगमेंटेशन मॉडल के ऊपर ही काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लें, ये है आपका फ्लैट सेगमेंट मॉडल। इसके अंदर सेगमेंट डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, सिंगल ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल दिखाई है। ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का मतलब क्या है, ये दिखाते हैं कि भाई ये आपका रैम है और रैम के अंदर जो है ये एरिया आप यूज नहीं कर रहे हैं। 4 GB की अगर रैम है, स्टार्ट हो रहा है 0 से और खत्म हो रहा है एफ पर, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये मैक्सिमम रेंज है, ये मिनिमम रेंज है, ये पूरी मेमोरी का साइज है। और ये दो पार्टीशन हुए हुए हैं, पहले पार्टीशन जो है यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, ये आपकी फिजिकल रैम है। फॉर एग्जांपल ये वो एरिया है जहां पर आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, यूजर एरिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया दो एरियाज होते हैं, यूजर एरिया होता है और एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया होता है। यहाँ पर यूजर एरिया यानी कि यूजर के प्रोग्राम जो है वो इस एरिया में रखे जाएंगे, और जो ऊपर एरिया है जो नॉट यूज लिखा हुआ है, ये एरिया जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेगा, विंडोज वगैरह। अब इसके एरिया के अंदर जो है ना, ये एरिया ये ग्लोबल सेगमेंट, ये ग्लोबल सेगमेंट मॉडल हो गया। इसके अंदर बता दिया कि भाई यूजर एरिया कौन सा है और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एरिया है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों एरिया जो है वो डिफाइन कर दिए, यूजर एरिया भी और ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया भी। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग एड्रेस इस तरह टेबल बनती है, टेबल ये बनी हुई है। उस टेबल के अंदर बेस एड्रेस दिखाते हैं कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और यूजर एरिया खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये 00040, ये एड्रेस दिखा रहा है असल में, लेकिन इसको अलग नोटेशन में लिखा हुआ है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लिटिल एंडियन नोटेशन कहलाती है। इसमें लिटिल एंडियन नोटेशन के अंदर जो है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसको पहले लिखा जाता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को बाद में लिखा जाता है। बहरहाल आप इसको छोड़ दें, आप समझे यही लिखा हुआ है, खत्म यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर समझे यही वैल्यू जो है 0004000 ये यहाँ पर लिखी हुई है। तो स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस, सही है। तो ये ग्लोबल डिस्क्रिप्शन टेबल के अंदर ये चीज टेबल गिवन होती है कि भाई रैम का यूजर एरिया कौन सा होगा, यूजर एरिया ये है जहां पर जो यूजर के प्रोग्राम रखे जाएंगे। तो ये फ्लैट सेगमेंट मॉडल के अंदर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के जरिए से जो है वो सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। अच्छा, मॉडल जो है वो जाहिर है वो मल्टी सेगमेंट है। मल्टी सेगमेंट का मतलब क्या है? अच्छा, एक तो आपको भी ग्लोबल सेगमेंट बताया ना, ग्लोबल, ये जो टेबल थी ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल थी जो फ्लैट सेगमेंट मॉडल को शो कर रहा है 32 बिट के एड्रेस को। तो आपका जहां भी वैल्यू रखी हुई होगी इस मॉडल के अंदर, कहीं भी आपकी वैल्यू रखी हुई है जाहिर है वो 32 बिट पे होगी।
आपकी वैल्यू रैम में कहीं भी रखी हुई है, वो अगर आपकी वैल्यू यहाँ रखी है तो यहाँ भी रैम जो कोई 32 बिट का एड्रेस होगा, स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो आगे हो सकता है कोई 32 बिट का एड्रेस यहाँ पर मौजूद हो, और इस तरह से जो है ना, फॉर एग्जाम्पल उसका एड्रेस ये हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है उसका एड्रेस ये हो 32 बिट का, जहाँ पर आपकी वैल्यू रखी हुई है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी 32 बिट की, फ्लैट सेगमेंट मॉडल के अंदर। 32 बिट एड्रेस स्पेस इसके अंदर यूज हो रहा है। अच्छा, मल्टी सेगमेंट मॉडल के अंदर होता क्या है कि जाहिर है मल्टी सेगमेंट मॉडल के अंदर मल्टीपल सेगमेंट जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। अब मल्टीपल, ये तो आपको एक ही सेगमेंट दिखाया था, बड़ा सेगमेंट था जिसके अंदर पूरा यूजर एरिया था, लेकिन असल में होता क्या है कि मल्टी सेगमेंट मॉडल ही फॉलो होता है। मल्टी सेगमेंट मॉडल के अंदर होता क्या है कि लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल बनती है, एलडीटी। लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का मतलब क्या है कि हर सेगमेंट के लिए अलग अलग जो है प्रोग्राम वो रखा जाता है। ये मतलब है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का मतलब है कि हर सेगमेंट अलग अलग प्रोग्राम के लिए वो मेंशन किया हुआ है, और उसमें प्रोग्राम के जरिए से हर सेगमेंट को जो है वो एक्सेस किया जाता है। Each descriptor points to a segment which can be distinct from all segments used by other processes। ठीक है, तो हर जो है वो हर डिस्क्रिप्टर के जो है एक सेगमेंट को डिफाइन कर रहा है। अब इसमें कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रहा, ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल मौजूद है यहाँ पे। ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि हर मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, ठीक है, 3000, 8000, 26,000। तो 3000 जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, देखिए 3000 ये रहा, 8000 ये रहा, और 26,000 ये रहा। ये तीन सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये तीन प्रोग्राम चल रहे हैं, यूजर के तीन प्रोग्राम चल रहे हैं, एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, और एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। तीन सेगमेंट्स अलग अलग है जिसमें तीन यूजर के प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये पूरा जाहिर है ये यूजर एरिया ही है, ठीक है, ये पूरा यूजर एरिया है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा यूजर एरिया है, जिसके अंदर तीन यूजर के प्रोग्राम चल रहे हैं। और ये ऊपर का एरिया जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है, जहाँ विंडोज वगैरह चल रही है। तो इसके अंदर देखो आप कि मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, तीन सेगमेंट्स हैं। तो हर एक सेगमेंट, ये सेगमेंट 3000 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म क्या हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसका एड्रेस नहीं लिखा हुआ, इसका एड्रेस समझो यहाँ पर ये है लिमिट 3000। 3000 है, खत्म कहाँ पर हो रहा है, 2000 पे। मतलब ये मेमोरी जो है ना, एक्चुअली ये उल्टी इंप्लीमेंट होती है। एड्रेस जो है ना इसके, वो आप देखेंगे आगे जाके कि मेमोरी के एड्रेस जो है वो डिक्रीज होते हैं, हाईएस्ट एड्रेस पे वैल्यू रखी जाती है, लोएस्ट एड्रेस की तरफ जाती है। तो 3000 से स्टार्ट हो रहा है, 2000 पे खत्म हो रहा है। 2000 को ये लिटिल एंडियन ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसको परेशान नहीं होइएगा, बाद में बताऊंगा आपको लिटिल एंडियन ऑर्डर क्या है। फिर एट दूसरा क्या हो रहा है, 8000 से स्टार्ट हो रहा है, ये 8000 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, ए 000 है, यानी कि ये खत्म यहाँ पर हो रहा है, ये इसकी इसकी रेंज यहाँ खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो 000 है, और फिर ये अगला स्टार्ट हो रहा है वो 26,000 से स्टार्ट हो रहा है, ये 26,000 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, और खत्म का हो रहा है 00010। ये फॉर एग्जाम्पल ये जो जगह है ये 00010 होगी, जहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो ये तीन सेगमेंट्स है, और तीनों सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस ये आपकी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर मौजूद है। इस टेबल को देखते हुए, इस टेबल से अंदर फायदा क्या होता है, इस टेबल के अंदर वो सारे सेगमेंट्स जो है वो अपनी रेंजेस के साथ डिफाइन कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर हर प्रोग्राम जो है वो अलग अलग अपने अपने सेगमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होता है। हर प्रोग्राम अपने सेगमेंट से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये अपने सेगमेंट से बाहर नहीं निकल सकता, इसी सेगमेंट में रहेगा। ये प्रोग्राम चल रहा है ये अपने सेगमेंट में ही रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता यहाँ से। तो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल जो है उसके अंदर वो सारे सेगमेंट्स और उनके जो है वो लिमिट, स्टार्टिंग सेगमेंट, सेगमेंट का स्टार्ट और सेगमेंट का एंड कहाँ पर हो रहा है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में मौजूद होती है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस स्लाइड में? ठीक है चलो।
पेजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। पेजिंग पेजिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, पेजिंग। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया कोर्स? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स आप लोगों ने पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है? उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे पेजिंग। कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़ा। बहरहाल ये उसमें टॉपिक आएगा पेजिंग का, वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी जो है वो मैनेज कैसे की जाती है, तो पेजिंग के जरिए से जो है वो वर्चुअल मेमोरी को मैनेज किया जाता है, वो टॉपिक इसके अंदर आएगा। तो उसमें होता क्या है, देखिए पूरी रैम जो है ना, होता क्या है प्रैक्टिकली कि जितने भी x86 प्रोसेसर्स हैं वो सब पेजिंग को सपोर्ट करते हैं। पेजिंग क्या है? पेजिंग एक फीचर that permits segments to be divided into 4096 byte blocks of memory called pages। ठीक है, तो होता क्या है कि समझे आपकी रैम है, इस रैम के अंदर जो है ना वो फोर 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 केबी के ब्लॉक बन जाते हैं। 4 KB के ब्लॉक्स, पूरी रैम जो है वो 4 KB के ब्लॉक्स पे डिवाइडेड हो जाती है, 4 KB। ठीक है, 4096 का मतलब 4096 बाइट्स का मतलब है 4 KB। ठीक है, 4096 का मतलब है 4 KB। तो 4 KB पे एक ब्लॉक बन गया, फिर 4 KB का दूसरा ब्लॉक बन गया, फिर 4 KB का तीसरा ब्लॉक बन गया। ये पूरी रैम जो है आपकी 4 KB के ऊपर डिवाइडेड होती है। और हर 4 KB का जो सेगमेंट है उसको हम कहते हैं, ये एक पेज है। ठीक है, पेज, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है। यानी कि 4 KB का हर जो ब्लॉक है वो एक पेज कहलाता है, वो एक पेज होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो पूरी पेजेस के अंदर जो है वो सब डिवाइडेड होती है। पेजेस के जरिए से सब डिवाइडेड होती है पूरी मेमोरी, पूरी रैम। Paging permits the total memory used by all programs running at the same time to be much larger than the computer physical memory। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके अंदर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ पेजेस मैप्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। जितने पेजेस हैं वो उन पेजेस के जरिए से ही जो है वो वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। वर्चुअल मेमोरी में एक सॉफ्टवेयर होता है, वर्चुअल मेमोरी मैनेजर्स, जिसके जरिए से वर्चुअल मेमोरी को मैनेज किया जाता है। अच्छा, ये अब कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब पूरा फिनोमिना जाहिर टेक्स्ट में से पढ़ के समझ में नहीं आएगा, उसको आप यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रैम है, ये आपकी रैम है, और रैम के अंदर ये 64 KB के पेजेस है। आपकी जो पूरी रैम है वो 64 KB के पेजेस के ऊपर सब डिवाइडेड है। ठीक है, अब होता क्या है कि आप यूज कर, अब होता है जाहिर रैम आपकी फॉर एग्जांपल 1 GB की रैम है, ये 1 GB की रैम आपने लगाई हुई है सिस्टम पे। अब होता क्या है, जब आप इसको जब आप आपने एक प्रोग्राम ओपन किया, वो यहाँ रैम पे रखा गया, दूसरा प्रोग्राम, आपने बहुत सारे प्रोग्राम खोलते गए और वो पेजेस भरना शुरू हो गए रैम के। ठीक है, जाहिर है रैम के अंदर ही स्टोर होगा, जो भी प्रोग्राम आप रन करोगे रैम के अंदर ही जो है वो लोड किया जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी रैम जो है वो फुल हो जाएगी। रैम क्या हो गई? फुल हो गई। ठीक है, लेकिन आपको अभी और मजीद प्रोग्राम आपने ओपन किए, यहाँ तो रैम फुल हो गई आपकी, मजीद आपने और प्रोग्राम ओपन किया, वो अब कहाँ रखेगा? जगह तो है ही नहीं।
रैम में जगह है ही नहीं, और मजीद आप प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, उनको चलाना चाह रहे हैं, और रैम तो आपकी फुल हुई हुई है, बहुत सारे प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, तो मजीद प्रोग्राम की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप और प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपके, तो फिर क्या होगा? आपने कभी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नहीं देखा होगा कि भाई रैम फुल हो गई है, अब आप मजीद प्रोग्राम जो है वो नहीं चला सकते, रैम इज फुल, ऐसा कोई मैसेज आपके सामने आएगा नहीं कभी भी। हालांकि आप 1 GB की रैम है, और ये कई मरतबा होता होगा कि रैम आपकी फुल हो जाती होगी, लेकिन फिर भी आपके प्रोग्राम जो है वो रन हो रहे होते हैं, और रैम की गुंजाइश से ज्यादा आप प्रोग्राम लोड किए हुए होते हो। अब ये पॉसिबल कैसे हो गया? ये पॉसिबल ऐसे होता है कि इसके अंदर ना हार्ड डिस्क को यूज किया जाता है। ये आपकी हार्ड डिस्क है, और ये आपकी हार्ड डिस्क है, और इस हार्ड डिस्क के ऊपर जो है ना वो होता क्या है कि एक हार्ड डिस्क का जो एक पोर्शन है ना, ये आपका हार्ड डिस्क का एक पोर्शन है, ये रिजर्व कर दिया जाता है वर्चुअल मेमोरी से, वर्चुअल मेमोरी के नाम से, यानी कि ये वर्चुअल मेमोरी बन गई। और वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है कि ये पोर्शन जो है ये एज आ रैम काम करेगा, बाकी तो हार्ड डिस्क का पोर्शन जिसके अंदर आपका डेटा रखा हुआ है, लेकिन इस पोर्शन में आप अपना डेटा नहीं रख सकते, ये वर्चुअल रैम के लिए मखसूस है। अब फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये 2 GB हो, ठीक है, ये 2 GB आपने जो है मुकर्रर कर ली वर्चुअल रैम, 2 GB हो गया। तो होगा क्या कि अब जब हार्ड डिस्क फुल हो गई, ये सॉरी, जब आपकी रैम फुल हो गई, तो वो करता क्या है कि रैम फुल होने के बाद अब जगह तो है नहीं, अब आप नया प्रोग्राम कोई लोड करना चाहते हो, नया प्रोग्राम फॉर एग्जांपल नया प्रोग्राम आना चाह रहा है, अब नया प्रोग्राम कहाँ आएगा? नया प्रोग्राम आएगा, वो देखेगा सबसे पुराना पेज कौन सा है, सबसे पुराना मतलब डेटा कौन सा है, सबसे पुराना डेटा आपका ये रखा हुआ है, ओल्डेस्ट डेटा, ठीक है, ओल्डेस्ट डेटा जो काफी देर से यूज नहीं हुआ हो, उसको वो क्या करेगा, वो पिक करेगा, उस पेज को उठाएगा, उस पेज को उठा के कहाँ रख देगा? वर्चुअल मेमोरी में। ये पेज उठ के चला जाएगा वर्चुअल मेमोरी में, ये हो सकता है ये भी पुराना पेज हो, ये पेज भी उठ के चला जाएगा वर्चुअल मेमोरी में। जितने पेजेस होंगे वो कोशिश करेगा पुराने पेजेस, 2 3 4 6 8 10 जितने पेजेस है जो अभी काफी देर से यूज नहीं हो रहे, उसको उठा के वो रख देगा वर्चुअल मेमोरी में, यहाँ पर आ जाएंगे वो पेजेस। तो ये जगह खाली हो गई, ये भी खाली हो गई जगह, ये भी खाली हो गई, ये भी खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई। अब यहाँ पर आप अपना नया प्रोग्राम जो आप लोड कर रहे हो यहाँ रखोगे, आपका प्रोग्राम यहाँ रखा जाएगा, जो नया प्रोग्राम लोड हो रहा है वो इन जगहों पे रखा जाएगा जो पहले यूज हो रहा था, लेकिन उसके पेजेस को उठा के आपने वर्चुअल मेमोरी में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इन पेजेस को उठा के वर्चुअल मेमोरी में रख दिया। अब आपका जो है ये रैम का स्पेस खाली है, और यहाँ पर आपने नए प्रोग्राम्स को जो है वो लोड कर ली। तो नए प्रोग्राम सारे यहाँ पर लोड हो गए। तो अब क्या हुआ कि आपका जो है आपका रैम की जगह खत्म होने के बावजूद जो है ना, आपने पुराने प्रोग्राम को वर्चुअल मेमोरी में रख दिया और नए प्रोग्राम यहाँ गए। अब आपको दोबारा अगर इन 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 प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी जो कि वर्चुअल मेमोरी में मौजूद है, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि ये वर्चुअल मेमोरी दोबारा उठ के इस रैम में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, और यहाँ जो पुराने पेजेस होंगे उनको निकाल के यहाँ रख दिया जाएगा, और ये पुराने पेजेस थे वो दोबारा से यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी में मौजूद है यहाँ आ जाएंगे, और आपका प्रोग्राम दोबारा से रन होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो वर्चुअल मेमोरी और रैम मिलके आपस में काम करते हैं, होती रैम यूज ही रैम है, लेकिन रैम के फुल होने की सूरत में वर्चुअल मेमोरी के अंदर पेजेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो पेजेस ट्रांसफर होते हैं जो कि पुराने होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं, आप पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, लीस्ट रिसेंटली यूज, ठीक है, इस तरह से फीफो वगैरह मुख्तलिफ जो है वो एल्गोरिदम्स हैं, जिसके जरिए से बताया जाता है कि पेज आउट और पेज इन, इसको कहते हैं पेज आउट, रैम से निकल के वर्चुअल मेमोरी में जो पेज जाएगा उसको हम कहेंगे पेज आउट, पेज आउट, और वर्चुअल मेमोरी से निकल के जो वापस रैम में जाता है उसको हम कहते हैं पेज इन। यानी कि वर्चुअल में
कब होगा? जब रैम से निकल के वर्चुअल मेमोरी में जाएगा, उस वक्त होगा पेज आउट। वापस वर्चुअल मेमोरी से जब रैम में आएगा उसको हम कहेंगे पेज इन। तो ये पेज आउट और पेज इन होता रहता है, ठीक है। तो इससे, इसके जरिए से जो है वो आपकी जो है वो लिमिटेड रैम होने के बावजूद आप जो है वो वर्चुअल मेमोरी के जरिए से आप जो है वो अपने प्रोग्राम चला सकते हो। ज्यादा प्रोग्राम, रैम की गुंजाइश से ज्यादा प्रोग्राम चलेंगे। ठीक है, तो आप उसमें यही है कि आप मल्टीपल एप्स चला सकते हो, उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हो, और आपकी कभी भी ये मैसेज नहीं आएगा कि आपकी रैम फुल हो गई, क्योंकि आप वर्चुअल मेमोरी को एज अ रैम आपका जो है वो बढ़ जा यूज करने लगते हो, जबकि जब आपकी रैम की गुंजाइश पूरी होने लगती है। यही यही प्रोसेस पेजिंग कहलाता है, यही प्रोसेस पेजिंग कहलाता है। ठीक है, जो मैंने पूरा दिखाया ये पेजिंग का प्रोसेस है। तो पेजिंग के प्रोसेस के अंदर पेजेस पेजेस पे सारा डेटा चलता है, और पेजेस आउट होते हैं, पेजेस इन होते हैं। तो पेजिंग प्रोसेस जो है वो यही है। अच्छा, अगर कोई रैम के अंदर कोई डेटा, रैम के अंदर कोई डेटा जो है रखा हुआ है, यानी कि कोई आप किसी पेज को एक्सेस करने जा रहे हो, वो पेज मिला नहीं, यानी कि रैम रैम पे आपने कोई पेज एक्सेस करना चाह रहे हो, वो पेज यहाँ पर नहीं है, वो पेज यहाँ वर्चुअल मेमोरी में रखा हुआ है। वो फिर उसको ज़ाहिर लोड किया जाएगा, वर्चुअल मेमोरी से यहाँ पेज लाया जाएगा। ठीक है, तो पेज इन होगा। तो अगर पेज अगर ढूंढा जाए और वो रैम में ना मिले, उसको कहते हैं पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट। सर ये जो रैम है, रैम के अंदर जो आपने बताया कि जो पहले से अपलोड नहीं हुए होते उनको उसमें वीएम में रख देता है, और अगर जो वीएम में रखे होते हैं वो भी प्रोसेस कहलाएंगे जो रनिंग कंडीशन में होते हैं। वर्चुअल मेमोरी में वो एक्चुअली वो एज अ ऑफलाइन होते हैं। जब उनको